Okay. Our today's lecture is about genome size analysis. ठीक है, इस genome क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन बताएंगे। अच्छा, ये बताएं कि एक साथ टी हो, जी के नीचे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, पता ना इसका। अगर अकेला ए हो, इसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। अगर ए टी हो, दो बेस। लेकिन अगर ए के नीचे टी हो, टी के नीचे ए हो, इसे हम कहेंगे बेस पेयर। इसे क्या कहेंगे, बेस पेयर। समझ आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, बेस पेयर। ए के साथ नीचे टी हो, और और इसके अलावा फिर डी के नीचे सी हो, दैट इज नोन एज बेस पेयर। अच्छा, दुनिया की जो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है, गुलाम फातिमा, ऐसे ही है, क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं, एटम्स के। एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एटम क्या क्या होता है, एटॉमिक मास। मास जिसका भी हो, इट मीन हाँ, मैथ का मतलब है, अगर हम मैथ डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है ना, डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी। मैथ को हम ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उतना उसका वेट होगा। ठीक है, इट मीन हम अगर किसी चीज का मैथ मालूम कर लें तो हमें मालूम मालूम हो जाएगा उसका वजन कितना है, उसका वजन कितना है। ठीक है, अब हम अगर हमारे डीएनए का मैथ मालूम हो, इट मीन अगर एक एटम का मास नंबर कितना है तो हम मालूम कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। अगर एक मॉलिक्यूल का मास का पता है तो अगर उसके अंदर कितने बेस पेयर है, सबका मास मालूम हो सकता है, सबका मास। मेरी बात की समझ आ रही है, उसे इट मींस दैट वी कैन measure द mass ऑफ द डीएनए, वी कैन measure द। अच्छा, कैसे, थ्रू, क्योंकि ये इतना छोटा होता है, इसका वजन इतना कम होता है कि हम आम बैलेंस से इसका मैथ मालूम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक फार्मूला डेवलप किया हुआ है, साइंटिस्ट ने एक फार्मूला डेवलप किया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। और 23 के पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 23 पेयर्स का मतलब ये है कि 20, अच्छा, अब ये एक कंसेप्ट आपको समझ आ गई कि 23 पेयर्स होते हैं। वजन का समझ आ गई कि हम वजन मालूम कर सकते हैं, वजन मालूम कर सकते हैं। है बच्चे, वजन अब कैसे मालूम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अच्छा, उसके उससे पहले हम ये जीनोम साइज के बारे में बता दूं कि ओए भाई, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम दास साहब। ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ओके ओके ओके। अच्छा, अब है कि क्या पढ़ रहे थे हम, कि जिनोम, जिनोम होता क्या है, जिनोम साइज क्या होता है, तो ये सारी कहानी आपको इंशाल्लाह। ओके, अब समझ आई कि देयर आर 23 पेयर्स है। क्या है, 23 पेयर्स, बेस पेयर जिसको हम कहते हैं। अच्छा, सॉरी। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि एक फार्मूला लोगों ने डेवलप किया हुआ है जिसका जिसका मतलब है कि अगर एक बेस 978 मेगा बेस पेयर, 978 मेगा बेस पेयर। मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶। 978 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। अगर इतने बेस पेयर हो,
तो उसका अगर मैथ मालूम किया जाए तो वो होता है 1 पिकोग्राम। समझ आई? 978 मेगा बेस पेयर का मैस या वजन कितना है? 1 पिकोग्राम। क्या है? 1 पिकोग्राम। अच्छा, अब ह्यूमन जो जिनोम होता है ना, ह्यूमन जिनोम, उसके अंदर टोटल बेस पेयर पता कितने होते हैं? 3000 मेगा बेस पेयर। कितने? ऑफिस के अंदर होते हैं, ये एक प्लांट है, और इसके अंदर बेस पेयर होते हैं 150 मेगा बेस पेयर। कितने? राइस के अंदर होते हैं 450 मेगा बेस पेयर। सिट्रस के अंदर होते हैं 370 मेगा बेस पेयर। कॉटन के अंदर होते हैं 2200 मेगा। या किसी और जगह ले लो। ठीक है। तो ये है कि हमारे पास ये क्या है, कि इसके अंदर क्या है, कि 978 मेगा बेस पेयर। अगर ये हो, दैट इज इक्वल टू 1 पिकोग्राम। दैट इज इक्वल टू 1 पिकोग्राम। ठीक है। अगर हमारे पास 2200 मेगा बेस पेयर हो, तो वो कितने पिकोग्राम के बराबर होगा? 2.2 पिकोग्राम। क्या हो जाएगा? 2.2 पिकोग्राम। समझ आ गई? कितना है? 2.2 पिकोग्राम। समझ आ गई आपको? अच्छा, दैट इज इक्वल टू 2.2 पिकोग्राम। ठीक है। इट मीन अगर हमारे पास क्वार्टल का डीएनए हो, और उसका वजन हमारे पास 2.2 पिकोग्राम होगा, तो हमारे पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का डीएनए होगा। कितना? अच्छा, अब वन सेट ऑफ, इसे प्लॉइडी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लॉइडी लेवल। क्या कहते हैं इसको? प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी किसे कहते हैं? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? अच्छा, अगर हम कहें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट के, क्या है कि ह्यूमन सेट जो क्रोमोसोम्स है, ह्यूमन जो क्रोमोसोम्स है, अगर हम 23 पेज की बात करते हैं ना, 23 पेज है हमारे पास। क्या है? 23 पेज का मतलब टोटल 24 क्रोमोसोम्स है। हर क्रोमोसोम्स का हमारे यहाँ पे लेक्चर है सर, मुझे किसी और जगह ले लो, मैं बस 10-15 मिनट में फारिग हो रहा हूँ। ठीक है। उधर उनकी है ना, उधर उनके पास जो लैब, उधर ले ले। ओके। प्लाइटी लेवल क्या है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। समझ आ गई? अच्छा, अब 23 पेयर्स हैं। ठीक है। 23 पेयर्स का मतलब है कि अगर हम ये जो साइज है, ये 3000 मेगा बेस पेयर, वो 23 क्रोमोसोम का डीएनए है। वो क्या है? 23 पेयर्स का डीएनए। जब हम यहां पर थोड़ा सा पहले, जेनोम साइज क्या होता है? रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेन्ड विद इन ऑर्गेनिज्म जीनोम। अब यहां पर जो ऑर्गेनिज्म जीनोम की बात हो रही है, आप एप्लॉइड सेल के अंदर जो डीएनए होता है, तो आपका सेक्स सेल होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन या एग, उसको हम कहते हैं जीनोम साइज। क्या कहते हैं उसको? जीनोम साइज।
समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, जीनोम साइज क्या होता है कि द डीएनए दैट कंटेन विद इन द एप्लाइड, ठीक है, एप्लाइड के अंदर जो डीएनए होगा। अगर हम कहते हैं कि जो आपका जो है ना genome size refers to the total amount of DNA contained within one copy of a complete set of chromosomes. One copy complete set of chromosomes. 23 पेज एक कॉपी है। यस सर। 23 पेज दूसरी कॉपी होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि 3000 मेगा बेस पेयर है, इट मींस दैट के वो जो जीनोम साइज का मतलब है कि टोटल डीएनए कंटेंट, समझ आ रही है बच्चे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी आता है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में फर्क क्या होता है? जी बच्चे आप बताएं। हाँ, डिप्लॉयड में पेयर होता है। अगर टेट्राप्लॉयड हो, टेट्रा फोर, इट मीन उसके अंदर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। उसमें क्या है? 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब ये टेट्राप्लॉयड आती कैसे है? जब दो डिप्लॉयड आपस में फ्यूज होते हैं तो टेट्राप्लॉयड बन जाते हैं। अगर दो टेट्राप्लॉयड आपस में फ्यूज हो जाएं तो ऑक्टाप्लॉयड बन जाते हैं। अगर इस तरह प्लॉइडी लेवल होता है, अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा उसे हम वन सी कहेंगे। क्या कहेंगे? वन सी। अगर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, टू सी। अच्छा, और अगर थ्री है, थ्री सी, फोर सी। अच्छा, ये है वो एक अनदर टर्म, क्या है? एक अनदर टर्म, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, वो एक और टर्म है। अच्छा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है कि फर्ज किया हमारे पास अगर 20 इन केस ऑफ ह्यूमन, वो क्या है? डिप्लॉयड है। लेकिन अगर टेट्राप्लॉयड हो कोई ह्यूमन या कोई स्पीशीज, हमारी जो कॉपी अरेबिका थी, आप उस पर काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? अच्छा, वासिफ काम कर रहा है कॉपी अरेबिका के ऊपर। अब वो टेट्राप्लॉयड है, उसके अंदर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब इन दैट केस उसकी वन सी वैल्यू ये होगी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का डीएनए वो जीनोम साइज होगा। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो उसका जीनोम साइज होगा। अच्छा, अब दैट वन सी, अच्छा अब उसका जो 4 सी है ना वो 2 n होगा। एन का मतलब क्या होता है? अप्लाइड और डिप्लॉयड। अप्लाइड किसे कहते हैं? लेकिन हाफ नंबर तब जब मियोसिस होती है। एक सोमैटिक सेल है, उसके अंदर मियोसिस हुई, ऑक्सर हो गया। अब जो भी उसका सोमैटिक सेल था, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे उसे हम कहेंगे डिप्लॉयड, उसे कहेंगे 2n नंबर, चाहे वो 4c है चाहे वो और 3 है। ठीक है, समझ आ गई आपको? यस सर। अब चाहे वो 4c है तब भी हम उसको कहेंगे, वो एक और टर्म है। अप्लाइड अप्लाइड का मतलब है कि समथिंग के हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब है कि मियोसिस वाला कंसेप्ट। मियोसिस, अब इस ये जो सेल है ना, ये सेल, ये सोमैटिक सेल है 4C वाला, इसकी जब मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद क्या होगा? हैप्लॉइड बन जाएगा। और उस हैप्लॉइड के अंदर क्या होगा? 2C होंगे। अब जो 2C होंगे, इन दैट केस दैट इज 1n। जब पॉलीमरेज बनेगा उसके अंदर 2C होंगे। अच्छा, इन केस हम ह्यूमन क्या है कि अगर 2C है तो वो 2n है, अगर 1n है तो वो 1C है, ऐसे ही है। लेकिन इन केस हम कॉपी रहेगा, ये 4C है और ये 2C है। एवरीथिंग इज क्लियर? यस। हर बंदे को जी मुस्तबशरा समझ आइए? नहीं लगी समझ? अच्छा, अब वीड क्या है? हेक्साप्लाइड। वीड क्या है? हेक्साप्लाइड का मतलब है उसके अंदर 6
लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के 42 है। कितने हैं? इट मीन उसके अंदर 7 क्रोमोसोम्स हैं, और 7 क्रोमोसोम्स के 6 पेयर हैं, हर क्रोमोसोम के। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम 42 होगा, दैट इज इक्वल टू 2n, और दैट इज इक्वल टू 16। इन केस ऑफ वीट, जो एक जो क्रोमोसोम है ना, उसके 6 पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हैं? 6 पेयर है। एग्जैक्टली सेम तरह के 6 क्रोमोसोम है वीट के अंदर। अब उसका मतलब ये है कि 6p इज इक्वल टू 2n, इज इक्वल टू 2n, और 42 क्रोमोसोम है। लेकिन अगर इसके मियोसिस हो जाएगी तो क्या होगा? 42 के अंदर मियोसिस होगी तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे। वो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 21। वो क्या होंगे? 21। अच्छा, और इसको हम कहेंगे 1n, और इसके अंदर होगा 3c, दैट इज इक्वल टू, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। ये मुझे लगता है समझ नहीं है किसी को। आपको स्ट्रक्चर समझ आ रही है कि ये और कंसेप्ट है, एक और ऐसा समझ आ रहा है भी। अगर हम मियोसिस की बेस के ऊपर उसको डिफरेंशिएट करें तो वो एक और चीज होगी। लेकिन अगर हम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, उसको हम सी की वैल्यू कहते हैं। अच्छा, ये जो जीनोम साइज होता है वो 1c वैल्यू को कहते हैं। 1c के अंदर जितना क्रोमोसोम डीएनए होता है उसको जीनोम साइज कहते हैं। इसलिए हम इसको 1c वैल्यू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 1c वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं? 1c वैल्यू। इट मींस दैट अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमन का 3000 मेगा बेस पेयर है, अगर हम 3000 मेगा हम ब्लड का डीएनए आइसोलेट करें, उसका मैस मालूम करें, वजन मालूम करें, अगर तो वो 3 पिकोग्राम आता है, तो इट मीन उसके अंदर अप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का डीएनए आ गया है। अगर 6 पिकोग्राम आता है तो इट मीन पूरा सेल का डीएनए आ गया, पूरे सेल का डीएनए। प्रॉब्लम जब हम डीएनए आइसोलेट करते हैं ना, वो पिकोग्राम में नहीं आता, वो माइक्रोग्राम में आता है। कितने में? माइक्रोग्राम में। एक माइक्रोग्राम के अंदर 1000 नैनोग्राम होते हैं, और एक नैनोग्राम के अंदर 1000 पिकोग्राम होते हैं। जब भी हम नॉर्मली ब्लड से या प्लांट से डीएनए आइसोलेट करें, तो नॉर्मली जो उसकी वैल्यू होती है वो होता है माइक्रोग्राम में। फर्ज किया हमारे पास 1000 माइक्रोग्राम आया डीएनए, कितना? अब 1000 माइक्रोग्राम के अंदर कितना डीएनए है? कितने पिकोग्राम होंगे इसके अंदर? 1000 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो ये नैनोग्राम हो जाएंगे, उतने नैनोग्राम हो जाएंगे। फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो पिकोग्राम हो जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि एक माइक्रोग्राम के अंदर 1000 नैनोग्राम होता है। एक माइक्रोग्राम के अंदर कितना होता है? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, हमाद करें, कितना हो गया? 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 पिकोग्राम आ गया। ये हो गया 10 रेज पावर 9 पिकोग्राम। अब ह्यूमन जीनोम 3.3 पिकोग्राम के अंदर एक एप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है। हिसाब ला लो कि उस डीएनए के अंदर कितने सेल्स का डीएनए होगा, कितने सेल्स का होगा, या कितनी 1c वाले डीएनए होंगे उसके अंदर, बताएं। अगर हमारे पास ह्यूमन डीएनए 10⁹ पिकोग्राम है, तो उसके अंदर कितने जीनोम, ह्यूमन जीनोम की कॉपीज होंगी? सॉरी, 10⁹ मेगा, मेगा से भी ऊपर मिलियंस में कॉपीज होगी, मिलियंस में कॉपीज होगी।
इट मीन एक छोटा सा ब्लड के अंदर बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए ऑफ दैट स्पेसिफिक ह्यूमन। यस सर। इसलिए हमें डीएनए एफिलिएट कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं करना पड़ता, हम सिंपल छोटा सा ब्लड लेते हैं, पीसीआर लगा लेते हैं। यस सर। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि जब आपके कोरोना आया पीसीआर लगाते हैं, हमारा हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पीसीआर लगा लेते हैं। पीसीआर लगाने के लिए अभी आप कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ कॉपीज है। यस सर। कहा जाता है कि अगर आपका पीसीआर लगाना हो तो सिर्फ 10,000 कॉपीज काफी होती है। इट मींस मिलियंस ऑफ कॉपीज है, उसको बहुत डिल्यूट करेंगे हम। यस सर। इतना सा ब्लड ले, उसमें से डीएनए इतना ज्यादा आ गया कि उससे अच्छा अब अगर कंसंट्रेटेड डीएनए होगा ना तभी पीसीआर नहीं आएगा। यस। पीसीआर को लाने के लिए हमें डीएनए को उसमें से डाइल्यूट करना होगा। जिसमें चीनी है ना, चीनी और पानी के अंदर डालते हैं या ज्यादा चीनी में पीनी, तो उसको भी एक चम्मच को फिर आगे भी ग्लास में डाल देते हैं, तो उस ग्लास में से एक चम्मच लेंगे फिर, तो अब चीनी डाइल्यूट हो गई, अब क्या हो गई डाइल्यूट। इसी तरह डीएनए को भी हम इतना डाइल्यूट करते हैं फिर जाके पीसीआर लगाते हैं तो पीसीआर आ जाता है। यस, क्या आपको अंडरस्टैंड करने की, जस्ट एक ब्लड ऑफ ड्रॉप, एक ब्लड ऑफ ड्रॉप लेंगे ना, या एक लीफ का एक छोटा सा पार्ट लेंगे ना, सिर्फ 5 ग्राम, हमारा लीफ का साइज सिर्फ लीफ ले, उसका अंदर सिर्फ वेट करें सिर्फ 5 ग्राम हो, उसको क्रश करें, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करें, वो माइक्रोग्राम में आएगा। यस सर। कितने में आएगा, माइक्रोग्राम में। अब उस माइक्रोग्राम के अंदर प्लांट के जीनोम पर कितना डीएनए होगा, कितनी कॉपीज होंगी, कैन यू इमेजिन दैट लॉट ऑफ, तो प्लांट का जीनोम वैसे छोटा होता है, प्लांट का जीनोम कितना है सिट्रस का 370 मेगाबेस पर पे, इट इज 0.37 पिकोग्राम, 0.37 पिकोग्राम। इट मीन अगर इसकी पिकोग्राम की आपने मिलियन में कॉपीज होगी प्लांट के डीएनए की, सिट्रस के डीएनए की कॉपीज कितनी होगी, बिलियंस ऑफ कॉपीज होगी। अगर आपने प्लांट का डीएनए आइसोलेट करना है तो आप जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ लीफ भी है ना, तो आप उसमें से मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए ऑफ दैट डिप्लॉयड सेल की, यस आप आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, और उस छोटे से जब हमारे पास एक डिवाइस है जिसे डेलोड्रॉप कहते हैं, उसके अंदर हम जब डीएनए आइसोलेट करते हैं, ड्रॉप उसके अंदर डालते हैं ना, तो ड्रॉप के अंदर हमें बता देता है कि कितनी कॉपीज है पिकोग्राम में, माइक्रोग्राम में। यस सर। सिर्फ एक ड्रॉप, ड्रॉप कितना इस्लाम को कुछ कान में कपड़े डालते हैं ड्रॉप, वो एक ड्रॉप के अंदर माइक्रोग्राम डीएनए होता है। समझ आ रही है? अब उस ड्रॉप के अंदर माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए, इट्स अ लॉट ऑफ डीएनए। इट मीन उस एक ड्रॉप के अंदर कितनी कॉपीज होती है प्लांट के जीनोम की, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ द, और अगर हमें पीसीआर लगाना है हमें सिर्फ 10,000 कॉपीज चाहिए, कि उसमें उसके ऊपर तो हम बहुत ज्यादा पीसीआर लगा सकते हैं, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से या एक ड्रॉप ऑफ डीएनए ऑफ प्लांट्स, ठीक है, लीफ लिया उसको क्रश किया, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स डालते हैं, केमिकल्स डालने के बाद फिर हमारे पास डीएनए वापस आ जाता है। तो उस डीएनए के ऊपर पीसीआर क्या होता है, व्हाट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो क्या करता है कि डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए यूज, उसके बारे में मैं डिटेल लेक्चर आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में दूंगा नेक्स्ट आपको, व्हाट इज द पीसीआर। समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरह करके अब ये हो गया, अब समझ आएगी जीनोम साइज क्या होता है। अच्छा, जितना किसी क्रॉप का जीनोम, अच्छा अब जीनोम साइज एक होता है, एक होता है उसकी प्लॉइडी लेवल, एक हो गया जीनोम साइज, वो 1C वैल्यू है। अब प्लॉइडी लेवल क्या होगा, अगर किसी के अंदर 1C के 6 सेट हो वो हेक्साप्लॉइड, अगर सिर्फ 2 सेट है वो डिप्लॉइड। लेकिन यहां पर डिप्लॉइड और तरीके से, अगर मियोसिस वाला डिप्लॉइड और है, वो दो कंसेप्ट है इसके ना, समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये मालूम करना है कि हमारा जो जीनोम है, अगर आप कॉपी अरेबिका है, टेट्राप्लॉइड है, तो उसके अंदर क्या जीनोम उन्होंने सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का दिया हुआ है,
या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है। आपको पता है कि जीन होते हैं कि उसके अलील होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म। वो कैसे होते हैं? फर्स्ट किया, एक ए जीन है ना, उसका अल्टरनेट फॉर्म छोटा ए होगा, और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर एक ही क्रॉप के अंदर हो सकते हैं। ऐसे ही होता है ना, मैट्रिक में यही पढ़ा है कि एक बड़ा जीन है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। लेकिन अगर टेट्राप्लॉइड होगा, उसके अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो ए हो, दो छोटे ए हो जाए। ये क्या हो गया? लाइट चली गई। ये दो छोटे हैं, चार हो सकते हैं उसके अंदर, क्या होंगे? ये चारों क्या होंगे? एक दूसरे के लिए अलील होंगे। क्या होंगे? दे दीज फोर्स आर अलील टू ईच अदर। समझ आ गई आप लोगों को? अलील का मतलब क्या हो गया? कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक पॉपुलेशन स्टडी करें, फर्स्ट कि आप लोग हैं इधर सारे, आपके अंदर अगर जो आप सारे डिप्लॉयड या डिप्लॉयड है, तो आपके अंदर दो अलील होंगे। दो अलील आप एक जीन के टोटल अलील कितने होंगे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 8 11 14 17, 34 जीन होंगे। अगर मेरे पास एक मेथड हो, उस मेथड के थ्रू मैं ये मालूम कर लूं, उस मेथड के थ्रू ये मालूम कर लूं कि मैं आपके टोटल इस 34 में से कितने बड़े ए हैं, कितने छोटे ए हैं, तो हमें अलील की फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा। फर्स्ट किया 34 में से 20 बार ये आया है बड़ा ए। समटाइम ऐसा भी हो सकता है दोनों के ऊपर ए हो। यस सर। 20 टाइम ये आया है, 14 टाइम ये, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? बड़े ए। ठीक है, क्या है? अब मैं ये 6 बंदों को मार देता हूं, इंसेक्ट है, आप 6 बंदे मार गए, ठीक है। अब कितने रह गए? 3 3 6 और 5 11, 11 2 22। अब पता चला कि वो जो 6 6 बने हैं ना, वो छोटे ए वाले थे। यस सर। वो सारे छोटे ए वाले, ठीक है। पर जो उसमें ज्यादातर छोटे ए वाले थे, 5 10 छोटे ए वाले थे, 2 एक बड़े ए वाले थे। तो अब कितनी रह गए? अगर ये 14 में से 8 रह गए, और ये 2 ये खत्म हुए हैं, 18 रह गए। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। यस सर। बल्कि पहले अच्छा, पहले कितनी थी फ्रीक्वेंसी ए की? 20 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी? नहीं लगी सब। सारा टोटल कितने? 34। ए बड़े ए कितने हैं? 20। 20 डिवाइडेड बाय 34, इसको पहले डिवाइड करो बस। कितना आंसर आया? ये आ गया सर 0.58। इट मीन, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 58%, या 0.58 फ्रीक्वेंसी है और इतना परसेंटेज है। यस सर। 0.58 हम उसकी फ्रीक्वेंसी को करेंगे, 58% उसके अंदर ए रहती है। ठीक है। अब कितने ए रह गए हैं? अब 18 8 26 26 में से 18 डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाई 100, बताइए अब कितने लाएंगे? इट मीन अब फ्रीक्वेंसी एक ही बढ़ गई है। yes. अच्छा, ऐसे ही दुनिया के अंदर कहीं कोई अजाब आता है, या कोई जल्जला आता है, कोई तूफान आता है, कई इंसेक्ट्स मर जाते हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, तो वहां पर अब फ्रीक्वेंसी अलील की चेंज हो गई। yes. अच्छा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी है जो डार्विन की, कि सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है। ठीक है। अब यहां पर हमें ये लगा कि जो छोटा ए है ना, इसके अंदर कोई इतना पोटेंशियल नहीं था। दैट्स वाई वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर ए, सवाल ए वाले थे, वो मर गए।
ऐसा समझ आ रही है? इसे कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसे क्या कहते हैं? एक पूरी पॉपुलेशन सी एक इलाके में रह रही थी, जंग हुई, वार हुई, जो डरपोक थे वो मर गए, जो बहादुर थे ऐसा मार के वो बच गए। तो आप पता करेंगे कि इन तमाम के अंदर ऐसा कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये लड़े, ये बच गए, जो डरपोक थे वो। तो इट मीन हम यहां से भी जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बहादुरी वाले जीन्स कौन से थे। यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो इट मींस दैट ये जो जेनेटिक्स है इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अलील फ्रीक्वेंसी, जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं, हम आपने मतलब पढ़ा होगा शायद कभी जिंदगी में एसएससी में, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है, इसमें एक पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, अगर तो वजह मरते इक्वली मरते हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं था। ड्रिफ्ट का मतलब है एक तरफ किसी चीज का ज्यादा हो जाना। ड्रिफ्ट का मतलब यही होता है ना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि एक जगह इंसेक्ट की पॉपुलेशन थी, ब्राउन कलर वाले मर गए, व्हाइट वाले रह गए, इसलिए अब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया? जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ आया प्लीज? ये मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये सारी कहानी पोलाइटी लेवल क्या होता है, ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, पोलाइटी लेवल होगा अगर उसके अंदर हेक्सापोलाइट है, उसको हम 6C कहेंगे, उसका पोलाइटी लेवल। ठीक है, समझ आ गई आपको? अच्छा, अब है ये मेरे पास, मैं ये आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, जहां पर है कि सेवरल टेक्निक्स एग्जिस्ट फॉर कैलकुलेटिंग जीनोम साइज। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे हम मालूम कर सकते हैं। साइटोमेट्री है एक टेक्निक है, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना जीनोम है। ठीक है, और इसके अलावा फिर डीएनए सीक्वेंसिंग है। आजकल नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आई हुई है, आप डीएनए भेजते हो वो हमें सीक्वेंसिंग करके, आजकल तो यही यूज हो रहा है कि हम एक सैंपल भेजते हैं, वो एक दिन में हमारा होल जीनोम सीक्वेंसिंग करके भेज देते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज दुनिया में आ गई है। ठीक है, फिर एलो टेट्राप्लाइड। एलो क्या होगा? एलो सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। जिस तरह जो कॉफी अरेबिका है ना, ठीक है, कॉफी अरेबिका क्या है? दो डिफरेंट स्पीशीज को अ, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम इनको दो डिफरेंट स्पीशीज के सेल्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। दो, हाँ, एक तो नेचुरली भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियली कैसे हम कर सकते हैं, इसको टिश्यू कल्चर के थ्रू हम यूज करके हम दो डिफरेंट सेल्स को कंबाइन करके उसका जीनोम हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसे फ्यूजन टेक्निक कहते हैं, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो एलो टेट्रोपोलाटी स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीनोम वाइड एनालिसिस के अंदर इसकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, अगर आपने जीनोम का पता है। समझ आ गई? जीनोम के अंदर इसकी क्या, हम बायोडाइवर्सिटी को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर इन्हांसमेंट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर जीनोम साइज एनालिसिस एड्स इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, contributing to the development of resilient and productive क्रॉप वराइटीज। फिर इसके अलावा जीनोम साइज आल्सो यूटिलाइज्ड इन डिजीज रिसर्च, कंजर्वेशन, और इसके अलावा जेनेटिक एनालिसिस के लिए भी यूज हो सकती है। अच्छा, ये बताया होगा कि डिफरेंट इसके जो मेथड्स है, फ्लो साइमेट्री है, कैरियोटाइपिंग है, और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है। फिर फाइनल थॉट क्या है? जीनोमाइड एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। फर्दर रिसर्च शुड फोकस ऑन इंटीग्रेटेड जीनोम साइज डाटा विद एनवायरमेंटल। क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जीनोम साइज चेंज हो रहा है? ये भी पहले बताया है, कैसे चेंज होता है कि अगर कोई एक जगह जिस तरह वो डायनासोर दुनिया से चले गए थे, इस तरह कोई नेचुरल वो आती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई ऐसा चेंज आता है, कोई ऐसी चीज आती है, कोई डिजास्टर आते हैं। अब हमें हम इसको आर्टिफिशियली हम ये इस तरह का डिजास्टर हम देंगे, चेक कर सकते हैं कि उस टाइम क्या हुआ होगा। यस, वो कैसे कर सकते हैं? हम उस टाइम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें, कवर की जगह पॉपुलेशन है, फिर हम देखें कि वहां पर कोई लावा जैसा पड़ता है ना, हाईवे के दौरान जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं वो उस पॉपुलेशन को दिए जाए। Yes, sir। फिर देखेंगे अब पॉपुलेशन पहले कौन सी थी, अब अलीन की फ्रीक्वेंसी कौन सी रहती है।
इस तरह मेरा एक दोस्त है वो नस्लवान, वो क्या करता है आपको पता है, पहले थी जो एलगी दो तरह की होती है, एक यूनिसेलुलर होती है, एक मल्टी सेलुलर होती है। उसने यूनिसेलुलर फंजाई एलगी को ना डिफरेंट स्ट्रेसफुल दिए, डिफरेंट तरह की केमिकल ट्रीटमेंट दिए। वो मुझे बता दो, उसने उस केमिकल का नाम नहीं बताया, लेकिन उसने बताया मैंने एक ऐसा केमिकल आइडेंटिफाई किया जिससे यूनिसेलुलर एलगी थी ना, वो मल्टी सेलुलर बननी शुरू हो गई। नहीं लगी समझ उसने। अच्छा, अब वो कहता है कि मैंने ये डिस्कवर किया कि नेचर में ऐसे कैसे हुआ होगा जब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ ओरिजिन हुआ होगा, एवोल्यूशन हुई होगी। उस टाइम नेचर में क्या ऐसा डिजास्टर, क्या ऐसा केमिकल, किस केमिकल की तादाद ज्यादा हुई होगी और किस केमिकल की तादाद कम हुई होगी। तो ये एक उसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, फैसलाबाद में मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है कि कैसे एवोल्यूशन हुई फ्रॉम यूनिसेलुलर टू, या एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ कैसे गया होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना, कि आप नेचर में पुराने जमाने में क्या हुआ होगा। जिस तरह आजकल वो आपको पता है कि उधर भी एक फिजिक्स में एक काम हो रहा है जिसके अंदर बेल्जियम, फ्रांस और उसका जो बॉर्डर है ना तीनों का, उन्होंने नीचे एक वो पूरी एक वो खोदी हुई है, पूरी की पूरी एक क्या कहते हैं, टनल खोली हुई। और उसके अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे यूनिवर्स के दौरान डिफरेंट गैसेस के दौरान क्या हुआ होगा। ठीक है, ये यूनिवर्स कैसे बनी होगी, उसके अंदर जो डिफरेंट ये जो उस तरह की इन्वायरमेंट दे के, ठीक है, और उसको फिर स्टडी करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली आप लोग इंशाल्लाह